हेलो एवरीवन। हम PC22 का टॉपिक पढ़ रहे थे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कि कैसे इन प्रोजेक्ट्स का ऑडिट होता है, वो सब हम पढ़ रहे थे। तो आज यही टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे। टुडेज फर्स्ट टॉपिक फॉर डिस्कशन इज़ फाइनेंशियल सपोर्ट टू ट्रिपल पी प्रोजेक्ट्स। जो ट्रिपल पी प्रोजेक्ट्स होते हैं उन्हें कैसे फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गाइडलाइंस निकालती है और इसके लिए एक स्कीम है जिसका नाम है वायबिलिटी गैप फंडिंग। इस स्कीम का नाम आपको याद रखना है। वायबिलिटी गैप फंडिंग एक स्कीम है जो ट्रिपल पी प्रोजेक्ट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करने में हेल्प करती है। दिस स्कीम प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सपोर्ट टू रोड्स एंड ब्रिजेस, रेलवेज एंड सीपोर्ट्स, एयरपोर्ट्स एंड वाटरवेज, पावर, अर्बन ट्रांसपोर्ट, वाटर सप्लाई, सीवरेज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड टूरिज्म प्रोजेक्ट्स। ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए ये स्कीम बनाई गई है जिसका नाम है वायबिलिटी गैप फंडिंग। इस स्कीम को ऑपरेट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक एम्पावर्ड कमेटी बनाई है और एक एम्पावर्ड इंस्टीट्यूशन सेटअप की है। जो ये एम्पावर्ड इंस्टीट्यूशन है वो एम्पावर्ड कमेटी को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है। तो आपको याद रखना है, जो VGF स्कीम है यानी कि वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम, इसको ऑपरेट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक एम्पावर्ड कमेटी सेटअप की है और एक एम्पावर्ड इंस्टीट्यूशन सेटअप किया है। इस कमेटी और इंस्टीट्यूशन का काम क्या है? दे हैव द अथॉरिटी टू अप्रूव फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द ट्रिपल पी प्रोजेक्ट्स एलिजिबल अंडर द स्कीम। इस स्कीम के अंडर जो भी ट्रिपल पी प्रोजेक्ट्स एलिजिबल हैं उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस देने का जो अप्रूवल की अथॉरिटी है वो किसके पास है? इस कमेटी और इस इंस्टीट्यूशन के पास है। एम्पावर्ड इंस्टीट्यूशन के कौन कौन मेंबर्स होते हैं? एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, नीति आयोग एंड स्पॉन्सरिंग मिनिस्ट्री। तो आपको याद रखना है, एम्पावर्ड इंस्टीट्यूशन के कौन कौन मेंबर्स होते हैं? एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, साथ के साथ जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, नीति आयोग एंड स्पॉन्सरिंग मिनिस्ट्री। ये सभी एम्पावर्ड इंस्टीट्यूशन के मेंबर्स होते हैं। और एम्पावर्ड इंस्टीट्यूशन के पास कितनी पावर होती है? जो एम्पावर्ड इंस्टीट्यूशन है वो कितने की सैंक्शन दे सकता है? अप टू 100 करोड़ की सैंक्शन दे सकता है फॉर ईच प्रोजेक्ट। तो ये आपको याद रखना है, एम्पावर्ड इंस्टीट्यूशन कैन सैंक्शन VGF ऑफ अप टू 100 करोड़ फॉर ईच प्रोजेक्ट। अब ऐसे ही देख लेते हैं जो एम्पावर्ड कमेटी है इसके कौन कौन मेंबर्स होते हैं। जो एम्पावर्ड कमेटी होती है इसका चेयरमैन तो होता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का सेक्रेटरी। जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का सेक्रेटरी होता है वो इसका चेयरमैन होता है। और अदर मेंबर्स कौन कौन होते हैं? नीति आयोग का सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का सेक्रेटरी, स्पॉन्सरिंग मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी। तो आपको ये सब याद रखना है। जो एम्पावर्ड कमेटी होती है इसका चेयरमैन है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का सेक्रेटरी और अदर मेंबर्स कौन कौन है? नीति आयोग का सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का सेक्रेटरी, स्पॉन्सरिंग मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी। और कमेटी के पास कितनी पावर है, कितनी वो सैंक्शन दे सकता है? जो कमेटी है वो सैंक्शन दे सकती है ऑफ अप टू 200 करोड़ फॉर ईच प्रोजेक्ट। तो ये लिमिट्स आपको याद रखनी है। अगर इससे ज़्यादा की अमाउंट है तो उसके लिए अप्रूवल कौन देगा? फाइनेंस मिनिस्टर। तो ये सारी लिमिट्स आपको पता होनी चाहिए। अगर VGF की अमाउंट अप टू 100 करोड़ है तो उसकी सैंक्शन कौन दे सकता है? एम्पावर्ड इंस्टीट्यूशन। अगर अप टू 200 करोड़ है तो उसकी सैंक्शन कौन दे सकता है? EC। लेकिन अगर 200 करोड़ से ज़्यादा है तो उस केस में फाइनेंस मिनिस्टर अप्रूवल देता है। तो ये सारी लिमिट्स आपको याद रखनी है। अब कुछ पॉइंट्स हैं VGF स्कीम से रिलेटेड। जो फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है अंडर दिस स्कीम वो किस फॉर्म में दिया जाता है? इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल ग्रांट। और किस टाइम पे दिया जाता है? एट द स्टेज ऑफ प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन। तो ये याद रखना है, जो फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है अंडर VGF स्कीम वो किस फॉर्म में दिया जाता है? इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल ग्रांट। और किस टाइम पे दिया जाता है? एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन। अमाउंट ऑफ VGF विल बी इक्विवेलेंट to the lowest bid for capital subsidy subject to a maximum of 20% of the TPC यानी कि टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट। जो VGF की अमाउंट है वो कितनी होती है?
इट इज़ इक्विवेलेंट टू द लोएस्ट बिड फॉर कैपिटल सब्सिडी। और साथ में कंडीशन है, ये कितनी हो सकती है मैक्सिमम, वीजीएफ की अमाउंट मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 20% ऑफ टीपीसी, ये अमाउंट हो सकती है वीजीएफ की। लेकिन इसमें एक और केस दिया हुआ है, कई बार क्या होता है, जो स्पॉन्सरिंग मिनिस्ट्री होती है या स्टेट गवर्नमेंट है या स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है जो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा होता है, वो इससे भी ज़्यादा फाइनेंशियल असिस्टेंस देना चाहता है, उससे मतलब वीजीएफ की अमाउंट इससे ज़्यादा देना चाहता है, तो वो क्या कर सकता है, नहीं कर सकता, कर सकता है, लेकिन उसके लिए भी रिस्ट्रिक्शन है कि वो फर्दर 20% इंक्रीज़ कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। यानी कि मैक्सिमम कितना हो सकता है, 40% ऑफ टीपीसी, वो भी अगर स्पॉन्सरिंग मिनिस्ट्री या स्टेट गवर्नमेंट या जो भी अथॉरिटी प्रपोज कर रही है फाइनेंशियल असिस्टेंस, अगर वो ज़्यादा वीजीएफ देना चाह रही है, तो उस केस में वीजीएफ की अमाउंट कितनी हो सकती है, 40% ऑफ दी टीपीसी। वरना जो अमाउंट होती है वीजीएफ की वो कितनी हो सकती है, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 20% ऑफ दी टीपीसी। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। इस स्कीम के लिए कुछ कंडीशंस हैं जो फुलफ़िल होनी चाहिए अगर किसी प्रोजेक्ट को इस स्कीम के लिए एलिजिबल होना है। तो क्या कंडीशंस हैं, 2 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या कहती है, जो प्राइवेट पार्टी है यानी कि प्राइवेट पार्टिसिपेंट है, उसका सिलेक्शन किस बेसिस पे होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव बिडिंग के बेसिस पर उसका सिलेक्शन होना चाहिए। और साथ के साथ उस प्राइवेट पार्टी का जो शेयर होल्डिंग होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 51% शेयर होल्डिंग प्राइवेट पार्टी का होना चाहिए, तभी वो प्रोजेक्ट इस स्कीम के लिए एलिजिबल होता है। तो ये दोनों कंडीशंस मस्ट हैं, अगर ये फुलफ़िल होंगी तभी वो प्रोजेक्ट वीजीएफ स्कीम के लिए एलिजिबल होगा। नेक्स्ट इज़ लीड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये क्या होता है, दिस इज़ द अप्रूव्ड फंडिंग एजेंसी फॉर द प्रोजेक्ट अंडर दिस स्कीम। इस स्कीम के अंतर्गत जो फंडिंग एजेंसी होती है प्रोजेक्ट की, उसे बोलते हैं लीड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसका काम क्या होता है, जब असिस्टेंस अवार्ड हो जाती है उसके 3 महीनों के अंदर जो लीड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो ईसी या ईआई को प्रोजेक्ट का अप्रेजल सेंड करता है, ताकि जो कमेटी है या इंस्टीट्यूशन है वो अपना फाइनल अप्रूवल रिकमेंड कर दे उस प्रोजेक्ट के लिए। तो लीड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या है, अप्रूव्ड फंडिंग एजेंसी है प्रोजेक्ट की अंडर दिस स्कीम। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रिपल पी ऑडिट। ट्रिपल पी ऑडिट के क्या ऑब्जेक्टिव होता है, टू अचीव अनबायस्ड ऑब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ वेदर पब्लिक रिसोर्सेज आर रिस्पॉन्सिबली एंड इफेक्टिवली मैनेज्ड टू अचीव इंटेंडेड रिजल्ट्स। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये असेस करना कि क्या पब्लिक रिसोर्सेज का अच्छे से मैनेज किया जा रहा है, ताकि जो रिजल्ट्स चाहिए, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फुलफ़िल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ट्रिपल पी ऑडिट के मेन 3 ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, क्या क्या, ओवरसाइट, इनसाइट एंड फोरसाइट। इनका मतलब क्या है, ओवरसाइट का मतलब है इसमें चेक किया जाता है वेदर गवर्नमेंट एंटिटीज़ आर डूइंग व्हाट दे आर सपोज टू डू। क्या गवर्नमेंट एंटिटीज़, जो गवर्नमेंट पार्टी है, गवर्नमेंट है, वो वैसे ही काम कर रही है जैसे उन्हें काम करना चाहिए, और क्या करप्शन तो नहीं कर रही, वो सब कुछ इसमें चेक किया जाता है। नेक्स्ट इज इनसाइट, इट असिस्ट डिसीजन मेकर्स बाय प्रोवाइडिंग इंडिपेंडेंट असेसमेंट ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, पॉलिसीज़ एंड रिजल्ट्स। ये डिसीजन मेकर्स को हेल्प करता है बाय प्रोवाइडिंग इंडिपेंडेंट असेसमेंट ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ एंड रिजल्ट्स। नेक्स्ट इज फोरसाइट, इसका मतलब है टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स एंड इमर्जिंग चैलेंजेस, कि क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या आगे इनोवेटिव चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या और हो सकता है, वो सब कुछ ये बताता है। तो ट्रिपल पी ऑडिट में क्या क्या होता है, ओवरसाइट, इनसाइट एंड फोरसाइट। जो टीपीसी एक्ट है हमारा, अगर आपने पढ़ा हो टीपीसी एक्ट, तो उसमें कहीं पे भी ट्रिपल पी प्रोजेक्ट्स के ऑडिट की बात नहीं कही गई, क्योंकि गवर्नमेंट एजेंसी का इसमें माइनर पार्टिसिपेशन होता है, मेन पार्टिसिपेंट कौन होता है, प्राइवेट पार्टी। इसलिए टीपीसी एक्ट में डायरेक्टली ट्रिपल पी प्रोजेक्ट्स के ऑडिट की बात नहीं कही गई। लेकिन जो ट्रिपल पी प्रोजेक्ट्स का ऑडिट किया जाता है बाय सीएजी, वो किस सेक्शन के अंतर्गत किया जाता है, सेक्शन 20 ऑफ द टीपीसी। और इनके कौन से क्लोजेज में, क्लोजेज 1 एंड क्लोजेज 3 ऑफ सेक्शन 20 ऑफ द टीपीसी। तो ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। जो ट्रिपल पी प्रोजेक्ट्स हैं उनका ऑडिट सीएजी किन सेक्शन के अंतर्गत करता है, सेक्शन 20 ऑफ टीपीसी।
और उसके कौन से क्लॉजेस में, क्लॉज 1 एंड क्लॉज 3 में। और क्या किया जाता है, जो ट्रिपल पी के एग्रीमेंट बनाए जाते हैं, प्रोजेक्ट का जो एग्रीमेंट होता है ना, उसी के अंदर ये क्लॉजेस डाल दिए जाते हैं कि इस प्रोजेक्ट का, इस जो काम होगा उसका ऑडिट सीएजी करेगा। क्योंकि वैसे तो सीएजी के जो टीपीसी एक्ट है उसमें कहीं पे भी डायरेक्टली दिया नहीं गया कि ट्रिपल पी प्रोजेक्ट का ऑडिट सीएजी करता है, लेकिन जो सेक्शन 20 है उसके अंतर्गत ही सीएजी ऑडिट करता है ट्रिपल पी प्रोजेक्ट्स का। ट्रिपल पी ऑडिट में मेन फोकस किस पे दिया जाता है, परफॉर्मेंस पे। इसलिए कहा जाता है कि जो ट्रिपल पी ऑडिट है वो किस पे फोकस करता है, परफॉर्मेंस ऑडिट पे। जो रेगुलरिटी और कंप्लायंस चेक होता है उस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, इसीलिए रेगुलरिटी और कंप्लायंस ऑडिट की रेलेवेंस कम होती है इन द केस ऑफ ट्रिपल पी ऑडिट। और यही कहा जाता है कि ट्रिपल पी ऑडिट में किस पे मेन फोकस होता है, व्हाट हैज़ बीन अचीव्ड, कि क्या अचीव किया गया है, रादर देन ऑन हाउ इट वाज अचीव्ड। इस चीज़ पे नहीं ध्यान दिया जाता कि कैसे अचीव किया गया है, बस इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि क्या अचीव किया है, जो अचीव करना था क्या उसे अचीव कर लिया गया है या नहीं किया, कैसे किया कैसे नहीं किया, इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाता। तो ये आपको याद रखना है, जो ट्रिपल पी ऑडिट है उसका मेन फोकस किस पे होता है, ऑन व्हाट हैज़ बीन अचीव्ड रादर देन ऑन हाउ इट वाज अचीव्ड। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोसीजर ऑफ ट्रिपल पी ऑडिट। ट्रिपल पी ऑडिट कैसे किया जाता है, क्या क्या इसके स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है कलेक्शन ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन ऑन ट्रिपल पी प्रोजेक्ट्स। ट्रिपल पी प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी डाटा और इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, और इसके सोर्सेज क्या क्या होते हैं। सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट की जो ट्रिपल पी प्रोजेक्ट की वेबसाइट होती है उससे इन्फॉर्मेशन ली जाती है। सेंट्रल और स्टेट पब्लिक अंडरटेकिंग्स की जो एजेंडा होता है, माइन्यूट्स होते हैं, उनसे इन्फॉर्मेशन निकाली जाती है। जो मीडिया की रिपोर्ट्स होती हैं या प्रेस इन्फॉर्मेशन नोट्स होते हैं, उनसे सारी इन्फॉर्मेशन और डाटा लिया जाता है। तो ये सोर्सेज होते हैं फॉर कलेक्टिंग द डाटा एंड इन्फॉर्मेशन ऑन ट्रिपल पी प्रोजेक्ट्स। इन्फॉर्मेशन और डाटा कलेक्ट करने के बाद क्या किया जाता है, सेकंड स्टेप होता है सिलेक्शन ऑफ ट्रिपल पी प्रोजेक्ट फॉर ऑडिट, कि किस प्रोजेक्ट का ऑडिट करना है। अब वो डिपेंड करता है किस पे, ऑन दी रिस्क फैक्टर्स एसोसिएटेड विद दी प्रोजेक्ट, कि प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, उनके बेसिस पर प्रोजेक्ट को सिलेक्ट किया जाता है। प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने के बाद ऑडिट प्लान प्रिपेयर किया जाता है। फिर उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो प्राइवेट पार्टी या पब्लिक एजेंसी होती है उनका कोऑपरेशन मांगा जाता है। और लास्ट स्टेप क्या होता है, एंगेजिंग एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स। ये कौन डिसाइड करता है कि एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स को बीच में इंक्लूड करना है या नहीं करना, उनकी हेल्प लेनी है या नहीं लेनी, वो डिसाइड करता है हेड ऑफ ऑडिट ऑफिस इन कंसल्टेशन विद दी हेडक्वार्टर ऑफिस। तो ये स्टेप्स होते हैं इन दी ट्रिपल पी ऑडिट। हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं ड्यूरिंग ट्रिपल पी ऑडिट। 4 टाइप के डॉक्यूमेंट्स हैं जो ऑडिट किए जाते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर द डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन, अप्रेजल एंड अप्रूवल अवेलेबल विद द नोडल मिनिस्ट्री और प्रोमोटिंग एजेंसी। जो डॉक्यूमेंट्स नोडल मिनिस्ट्री या प्रोमोटिंग एजेंसी के पास होते हैं, किसके रिगार्डिंग प्रोजेक्ट अप्रूवल, प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन एंड अप्रेजल, वो सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं। Second type of documents are the documents relating to the contract documents, concession award originated by and available with the public sector partner। जो public sector partner के पास contract documents होते हैं या concession award के documents होते हैं, वो सारे चेक किए जाते हैं। हमें पता है ट्रिपल पी ऑडिट में प्राइवेट पार्टनर होता है और एक पब्लिक सेक्टर पार्टनर होता है, ये दोनों आपस में क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट के डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो किसके पास होते हैं, पब्लिक सेक्टर पार्टनर के पास, तो उन्हें भी चेक किया जाता है। थर्ड टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर दी डाटा एंड डॉक्यूमेंट्स फर्निश्ड टू द पब्लिक सेक्टर पार्टनर बाय द प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर एंड अवेलेबल विद द फॉर्मर फॉर वेरिफिकेशन। जो प्राइवेट पार्टी है वो सभी डॉक्यूमेंट्स जब भी काम करती रहती है, सारा डाटा डॉक्यूमेंट्स वो किसको प्रोवाइड करती रहती है, पब्लिक सेक्टर पार्टनर को फॉर दी वेरिफिकेशन। तो इन डॉक्यूमेंट्स को भी चेक किया जाता है। एंड द लास्ट वन इज द रिपोर्ट्स सबमिटेड बाय द इंडिपेंडेंट इंजीनियर्स और इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स। जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स और इंडिपेंडेंट इंजीनियर्स अपॉइंट किए जाते हैं प्रोजेक्ट के लिए, वो जो रिपोर्ट सबमिट करते हैं उन्हें भी चेक किया जाता है। तो ये 4 टाइप के डॉक्यूमेंट्स हैं जो ट्रिपल पी ऑडिट में चेक किए जाते हैं,
जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको समझ आया हो जो भी मैंने पढ़ाया, और आप इसको और अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हो। मैंने मेन पॉइंट्स आपको बता दिए जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। आप इनको अच्छे से कर लेना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू।